सर, महानायक के सामने बैठना ही एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि आपके बिहार से, मैं भारत की बात नहीं करूँगा यहाँ, बिहार से करोड़ों ऐसे युवा हैं जो इसमें जाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जब चलिए आप हॉट सीट पे बैठे होंगे और सामने सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी आपके सामने समक्ष होंगे, उस समय कैमरा, लाइट, एक्शन, ये आपके जीवन का एक खुशनुमा पल रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न, कैसा रिएक्शन रहा, क्या था? कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। कुछ ऐसा खास प्रश्न जो आपको याद हो इस वक़्त हॉट सीट पर जो पूछा गया हो, वो कुछ खास प्रश्न जो आपको अभी तक याद हो? हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप कई बार पढ़े हुए रहते हैं। जैसे भारत की नदियाँ मैंने लगभग रट लिया था और वहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया। लेकिन क्या था कि वो दूसरे दिन का मेरा था, मैं पहला दिन का शूटिंग हो चुका था, मेरा दूसरा दिन का शूटिंग शुरू हुआ था और फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि विंध्य और अरावली के बीच रिफ्ट वैली से बहने वाली कौन सी नदी है। और मैं बिल्कुल ध्यान मग्न था, देख रहा था सामने महानायक बैठे हुए हैं और उनके तरफ देखा तो मेरा तो दिमागी ब्लैंक हो गया कि अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने नदियों का नाम भी मैं समझ नहीं पा रहा था, जबकि एकदम जो कोसी नदी मेरे बिहार का गौरव और शौक, ये था। लूनी नदी थी और कृष्णा थी और ये थी नर्मदा थी। तो उसका आंसर नर्मदा था, लेकिन मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया कि मैं अब बिल्कुल हैंग सा हो गया। तो फिर मुझे उन्होंने ही झकझोरा कहा कि कहाँ है आप, आपका टाइम बीतता जा रहा है। तो फिर मेरे मुंह से निकला, सर मैं लाइफ लाइन लूंगा। लाइफ लाइन लिया, फिर अपने आप को सहज किया। लाइफ लाइन में मेरी जनता वहाँ पर सही जानकारी दी। जब उन्होंने मुझे आंसर बताया तो मुझे लगा कि ये तो मैं कम से कम 100 बार सुना हूँ, पढ़ा हूँ। तो लेकिन वहाँ से मैं बच गया किसी तरह, फिर मैं सहज हो गया और तब उनके सवालों का जवाब मैं देने लगा। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद मैं सारा क्वेश्चन का जवाब दिया, जहाँ जरूरी पड़ी लाइफलाइन भी लिया। अंत में आकर मेरा एक क्वेश्चन आ गया कि ऐसा लेखक बताइए जो महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखा है लेकिन महात्मा गांधी से एक बार मिला नहीं। अब वो सारे जितने भी थे उसमें ऑप्शंस, मैंने उसे कभी पढ़ा नहीं था, वो सारे विदेशी राइटर थे। और तो मैं कहा कि सर मैं तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ गांधी जी का पहचान रहा हूँ और तो किसी को मैं पहचान ही नहीं रहा हूँ क्या। तो फिर मेरे पास बचा हुआ था मेरा ये वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, तो मैं लगाया। यहाँ के बहुत ही अच्छे जाने माने इतिहासकार हैं, इतिहास से मेरे साथ ही पढ़े हुए हैं और बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हैं। मैंने उनको कॉल लगाया, लेकिन संजोग था कि उनको भी वो क्वेश्चन नहीं आ पाया और मुझे क्विट करना पड़ा। तो मैं 25 लाख पर जाके उसे क्विट कर लिया और 12.5 लाख जीत कर घर आया। ज्ञान चक्षु एक ऐसा नेत्र है जिसके सहारे आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरपुर के माली घाट के रहने वाले पारस मनी सिंह मौजूद हैं, जो केबीसी के हॉट सीट पर श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ गेम खेल कर आए हैं और इस वक्त पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी बनकर सामने है। आज आपको ये स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जब श्री अमिताभ बच्चन जी आपके समक्ष उपस्थित हुए और आपने जो मतलब गेम वगैरह खेला, उस समय के कुछ ऐसे पहलू, जैसे कि आपकी वीडियो से पता चला कि आपको मतलब ब्रेन ट्यूमर वगैरह की बातें आपने बताई, तो वो लम्हा क्या रहा? फिर अचानक श्री अमिताभ बच्चन जी के मुख से ये कहना कि आपके इलाज का सारा मतलब ये आप अपने मुख से दर्शकों के सामने थोड़ा साझा कीजिए, क्योंकि एक विराट व्यक्तित्व के मालिक अमिताभ जी यूं ही अमिताभ बच्चन सर नहीं है, वे इनका ऐसा विराट व्यक्तित्व और ऐसी सादगी पूरे विश्व में वो एक मिसाल है। भारत की एक संपत्ति है वो। और क्या कहा जाए, उनके व्यक्तित्व की तो चर्चा करना भी सूरज को दिया दिखाना होगा। तो लेकिन लोग कहते हैं 12.5 लाख जीत के आया। मैं अपने आप को 12.5 लाख नहीं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि अमिताभ सर के पास जब मैं गया तो मैं बिल्कुल सामान्य सा एक निरीह प्राणी था और उनके पास बैठने का मतलब 1-1.5 घंटा का मेरा इंटरव्यू और या वो गेम था और उसी में उन्होंने मेरे जीवन में काफ़ी सारी बदलाव ला दी। जब मेरे ट्यूमर के विषय में वो जाने, मैं भावुक हो गया था। तो वो बोले कि आप इसे भूल जाएं क्योंकि मैं इसका इलाज कराऊंगा और इसका मैं वहाँ लीलावती में एक नया
ये आया है, तो उसमें मैं मेरा वो सारा डॉक्यूमेंट मंगवा लिए और मैं उसे भेज दिया हूँ। अब उसका रिस्पॉन्स भी आया गया है। लेकिन वहाँ से जो मैं जीत कर आया उसमें मेरी खास चीज़ ये थी कि मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, और वो बुजुर्ग में भी कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी है उन लोगों को, लेकिन मेरे जैसे यंग बेटे को पा करके आदमी को खुशी होनी चाहिए, मजबूती मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक यही होता रहा कि उनके आंखों से सिर्फ आंसू ही चलते रहे मेरे नाम से, क्योंकि मैं एक ऐसे बीमारी से जूझने लगा, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया। मेरे भाई लोग सब अच्छे हैं, सभी काम करते हैं, सभी बहुत मदद करते हैं हमको, और लेकिन मेरी तरफ से उनको बड़ी निराशा रहती थी कि ये कैसा। लेकिन जब अमिताभ सर कहे कि आपका इलाज मैं कराऊंगा, तो ये शो देखने के बाद मैंने ये देखा, ये मुझे दिखा कि मेरे माता पिता दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, और वो खुशी जो थी उनकी, वो मेरे लिए अरबों खरबों से अधिक की संपत्ति थी जो मैंने पा लिया है, और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। अमिताभ सर से बात करके, मैं अपने माता पिता को खुश देख के, अपने परिवार को देख के, मेरी एक बहन है जो मेरे लिए समझिए कि वो हर कष्ट का निवारण उनके पास होता है। जब मैं रोड पर आ गया कोरोना के बाद, सड़क पर आ गया, हैंड टू माउथ वाली बात होगी, मेरे 3 बच्चे थे, सबकी पढ़ाई में दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने पहल किया और अपना गहना जेवर सब बेच करके, और हमको एक वो ये टोटो जो आप देख रहे हैं वही दी है, उन्हीं के द्वारा गिफ्टेड है, और कभी भी वो ये नहीं कहे कि इसको लौटाना है या कुछ करना है। तो इस तरह की मेरी एक बहन है, हालांकि वो ब्लेसिंग एंड डिसगाइज हमारे जीवन में है, क्योंकि उनका जब शादी हुआ तो उनके ससुराल में थोड़ा उस तरह का ससुराल मिल नहीं पाया, हस्बैंड वगैरह। अब वहाँ से बराबर न्यूज आता था मार पीट ये वो, तो हम लोग कहे कि जब इस तरह की दिक्कत है तो अब चलो मेरे साथ रहो, हम लोग समझेंगे, 3 भाई हैं 4 भाई हैं, तो चलो यहीं रहेंगे। वो आ गई यहाँ, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, उनको लेकर मैं यहाँ आ गया, दोनों बेटा बेटी मेरे पास रहा। अभी संजोग इस साल में मैं क्या बताऊं कितनी खुशियां मेरे को आई है कि मेरा जो भागना था इस बार रेलवे में अच्छे पोस्ट पर वो पोस्टेड हो गया, और मेरे पास ही पढ़ के मैं उसका मदद किया और वो चला गया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुखद पल था। उसके बाद ये केबीसी सुखद पल है, उनकी बेटी का मैं शादी किया हूँ, जो अभी दिल्ली में लड़का है, MBA किया हुआ है, और जितना बड़ाई किया जाए कम है उनके लिए। इतने संस्कारी और इतने अच्छे वो हैं मेरे दामाद जी कि वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी है कि मैंने जो भी किया एक लगन से किया, मेहनत से किया, जो भी पैसे थे उससे उनका शादी किया, तो वो भी अच्छे जगह पर अभी हैं और मजे में है। तो पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, नॉलेज ये जीवन पर्यंत काम आते रहता है, और आप जो है सर इसका एक जीता जागता उदाहरण है पूरे देश के लिए। तो इस वीडियो को देखकर बहुत सारे ऐसे लोग जो अंदर ही अंदर रोमांचित हो उठेंगे, अगर उनको भी केबीसी में जाना है तो वो क्या करेंगे? ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है? इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए, आप मेहनत करें, मैं आपके दर्शकों से कहूँगा कि मेहनत करें, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेरे भाई, कोई काम अगर आप करते हैं, कोई सफलता आपको मिलती है और उसमें आपका मेहनत नहीं है, तो उस सफलता में बहुत आनंद भी नहीं आता है। कि कोई अब जा रहे हैं रोड पर, कहीं पर 50 लाख रुपया मिल गया गिरा हुआ, तो वो आप ले आएंगे, लेकिन उसमें बहुत आनंद नहीं है। हाँ, आप जो भी करें अपनी मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता को ध्यान में रखकर करें, और जब भी असफल हो, तो मैंने अभी तक यही किया है कि कई बार, अब 2020 से मैंने 2004 से मैं लगा हुआ हूँ केबीसी में, और ऐसा कई बार पल आया कि मेरा सिलेक्शन हुआ, फोन आया कि अब आपका ऑडिशन होगा, और मुझे फोन ही नहीं आया। तो ये आदत सी लग गई थी कि मैं असफल हो गया, लेकिन मैं हार नहीं मानता था। मैं अपने जोश को और डबल करता था और बढ़ाता था, मैं मेहनत को और करा करता था, और ज्यादा जीके जीएस को मैं ध्यान में रखता था, पढ़ता था, लिखता था। तो ये सब चीजें करनी है। जब असफलता आपको आती है तो उसमें आपको घबराने की चीज नहीं है, आप उसमें अपनी तरफ से प्रयास को बढ़ाएं। ये सबसे बड़ा मंत्र है कहीं भी सफल होने का। केबीसी में ही नहीं, आप अपने लाइफ में बहुत सारी जगह जाएंगे जहाँ पर कि आपको सफलता के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो और वो मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार है, आप वो जरूर करें।
इंस्पिरेशन और सफलता की सबसे बड़ी कहानी का आज इस वीडियो में आज आप देख रहे थे पारसमणि सिंह जी को, जो केबीसी के हॉट सीट पर सदी के महानायक के साथ जिन्होंने वक्त गुजारा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और आप पारसमणि सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं? इनकी भाषा शैली और इनका व्यवहार देख के आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे हम्बल लोग भी रहते हैं। आर्थिक स्थिरता और ऊंचाई नीचाई का होना प्रत्येक के जीवन में आता रहता है, लेकिन कभी भी आपको वो डगमगाना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में हमें तो बात करके बहुत अच्छा लगा। आप क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार, जय हिंद।